नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य में आपको बीए के थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होता है। हिंदी गद्य में बेसिकली अगर बात की जाए तो जैसे हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, आलोचना, निबंध, रिपोर्टाज, नाटक, एकांकी, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, व्यंग, आत्मकथा, ऐसे तमाम प्रकार की जो विधाएं हैं गद्य की, उनके बारे में आपको जानना होता है, उनका परिचय समझना होता है। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है इन्हीं गद्य विधाओं से रिलेटेड है। हर एक गद्य विधाओं को आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हर एक गद्य विधाओं की परिभाषा, उनके बीच में क्या डिफरेंस है और उनसे बनने वाले दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस और तमाम प्रकार के प्रश्न आज चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में इस क्लास के साथ। हिंदी गद्य का लेक्चर अगर आज से पहले आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत ही बारीकी के साथ हिंदी गद्य समझ में आने वाला है। और रही बात हिंदी गद्य की, तो हिंदी गद्य वैसे हिंदी सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको इसको बहुत ही बेहतर अंदाजे पढ़ाऊंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेरा मास्टर्स ऑफ हुआ है, मतलब कि खास करके मैंने एमए की डिग्री प्राप्त की है वहां से, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है वहीं से हुआ है हिंदी विभाग से। आपको बता दूं कि अगर आपको पढ़ना है, एमए करना है, तो मेरे हिसाब से अगर पीएचडी करना है आपको बेसिकली, तो आप एमए बीएचयू, जेएनयू या ऐसे डीयू या ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन सभी से करें। वहां से करने से क्या होता है, आपका नेट जेआरएफ के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस उसका रखा गया है, तो इससे क्या होता है कि आपका बढ़िया से तैयारी हो जाती है। तो नवीनतम मानदंड पर हम चर्चा करेंगे आज 2026-27 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें मैंने रखा है आप सभी के लिए। चलिए पहली बात है, कहानी किसे कहते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, कहानी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो पूछे गए परीक्षाओं में मैंने उनको ढूंढा है और आपके लिए इसके उत्तर को तैयार किया ताकि आप इसको देख पाए और अच्छे तरीके से आप इसका उत्तर लिख पाए। कहानी, कहानी किसे कहते हैं, कहानी, कहानी। अगर इसको आप देहाती भाषा में देखें, हानि माने होता है विनाश होना और का माने होता है क्या, तो क्या हानि हुई, ऐसे बोल सकते हैं कहानी। का था, कथा का संधि विच्छेद करें, मतलब ऐसे एक नॉर्मल भाषा में ऐसे कुछ लोग कहते हैं का था, क्या था, उसी को कथा कहते हैं, ऐसे लोग निकालते हैं। लेकिन ये सब व्यवहारिक चीजें हैं। अगर एक पुस्तकीय के हिसाब से देखें तो कहानी जो होती है एक ऐसी गद्य विधा होती है, किसी एक ऐसी घटना का वर्णन होता है जो कि बहुत छोटे समय में कह करके खत्म कर दिया जा सकता हो, जिसमें एकदम से तालबद्धता होती है। एक ही घटना विशेष के बारे में लेखक इसमें बताता है साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। कहानी वह गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी एक घटना या किसी एक अनुभव को अपने पात्रों के माध्यम से, उसमें कुछ पात्र होते कहानी में, कहानी की अपनी भाषा शैली होती है, कहानी में कुछ कथोपकथन होते हैं जो पात्र वगैरह कहते हैं, डायलॉग होता है जिसको कहते हैं कथोपकथन, संवाद शैली जिसको कहते हैं। कहानी किसी विशेष वातावरण में घटित हुई घटना पर आधारित होती है। इसके साथ ही साथ में कहानी कोई लेखक लिखता है तो किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कहानी लिखी जाती है। तो कहानी के 6 बेसिक तत्व होते हैं, 6 मूल तत्व होते हैं जिनके आधार पर किसी कहानी को जांचा जाता है, परखा जाता है कि कहानी सही है कि नहीं सही है। जैसे कि कथानक, सबसे पहला तत्व होता है कथानक, यानी कथानक माने होता है प्लॉट। प्लॉट माने होता है कि उसका एक स्टोरी क्या है, कहानी में क्या कथा क्या है, ठीक है, घटना क्या है, उसी को बोल सकते हैं कि प्लॉट कह सकते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में उसी को कथानक कहता है। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, उस कहानी का कोई मतलब नहीं होता जिस कहानी में कथानक ना हो। तो पहला जो तत्व होता है इसका बेटा क्या होता है, कथानक, लिख लीजिएगा। कथानक इसका पहला तत्व होता है। दूसरा होता है बेटा कौन सा, पात्र और चरित्र चित्रण। कौन होता है, पात्र, पात्र या चरित्र चित्रण बोल सकते हैं इसी को। पात्र का मतलब कुछ लोग इसमें होते हैं जिनके आधार पर कहानी बुनी जाती है, कहानी आगे बढ़ती है। जैसे कि पंच परमेश्वर कहानी मैंने आपको बताई होगी, तो पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जो है चौधरी और झुम्मन मियाँ रहते हैं और उनकी खाला रहती है, झुम्मन मियाँ की मौसी रहती है, उन्हीं का खेत झुम्मन मियाँ ले लेते हैं और पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी। तो बेसिकली जो ये 3 पात्र हैं, ये इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। तो ऐसे ही हर एक कहानी में कुछ ना कुछ पात्र होते हैं।
तीसरा तत्व होता है कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है डायलॉग, यानी कि कथोपकथन जिसको कहते हैं, कथोपकथन। कथोपकथन की अगर बात की जाए तो कथोपकथन माने होता है, इसी को संवाद शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको संवाद शैली भी कहते हैं। संवाद शैली, पात्र, ये इसी को चरित्र चित्रण भी कहते हैं। ठीक है, चरित्र चित्रण कह सकते हैं इसको। ठीक है, संवाद शैली। चौथा तत्व आपका होता है, उसका क्या नाम है? चौथा तत्व होता है आपका भैया कुछ ना कुछ भाषा शैली होती है इसमें, भाषा शैली। कहानी जैसे हिंदी भाषा की कहानी है, अंग्रेजी भाषा की, या किसी जो है आंचलिक भाषा की कहानी, तो भाषा शैली भी होती है। पांचवा आपका होता है कहानी में बेसिकली कौन सा होता है? पांचवा तत्व होता है बेटा, वो होता है वातावरण, परिवेश। वातावरण जिसको आप क्या कह सकते हैं? परिवेश कह सकते हैं। परिवेश माने कहानी किस धरातल की है, यानी कहानी कहाँ की है, घटना कहाँ की है, उसको बोलते हैं ये। और छठा तत्व होता है उद्देश्य। कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लेखक किसी कहानी को बुनता है, किसी कहानी को लिखता है। तो कहानी कला के तत्वों के आधार से प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कहानी कला के तत्व कौन कौन से? तो आप उसमें पंच परमेश्वर कहानी का कथानक लिखेंगे, पात्र चरित्र चित्रण लिखेंगे, कथोपकथन संवाद शैली जो होता है डायलॉग डिलीवरी उसको लिखेंगे, भाषा शैली लिखेंगे, और उसका वातावरण परिवेश लिखेंगे, और उसके बाद में उद्देश्य लिखेंगे, और लास्ट में फिर बता देंगे कि भाई निष्कर्ष लिख देंगे, और इस तरीके से उस कहानी की समीक्षा हो गई। ठीक है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर। कहानी के भी यही 6 तत्व होते हैं, और उपन्यास के भी यही 6 तत्व होते हैं। नाटक एकांकी सब में यही तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन जैसे नाटक में अभिनेता एक बढ़ जाता है, ठीक है, मंचीयता बढ़ जाता है, तो ये सब चीज, गायन बढ़ जाता है उसमें, तो कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। बेसिकली किसी भी गतिविधि में ये चीजें मतलब ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका होना जरूरी होता है। तो यही सब चीजें होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए इसका फटाफट से। चलिए समझे। तो कहानी वह गद्य विधा है। क्या है कहानी? क्या है? सबसे पहले गद्य विधा। गद्य विधा माने होता है ऐसी ऐसी विधा जिसको गाया ना जा सके, जिसको पढ़ा जा सके, जो ज्ञान अर्जन के लिए लिखा गया, किसी घटना को बताने के लिए लिखा गया। गद्यवा होता है। गद्य एक प्रकार से ज्ञान प्रधान होता है, जबकि जो काव्य होता है वो भाव प्रधान होता है। वह गद्य विधा है कहानी जिसमें लेखक किसी एक घटना या किसी एक अनुभव को अपने पात्रों के माध्यम से सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है साहित्यिक शैली में, ताकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे, और एक लाइन पढ़ने के बाद में जो पाठक गण है उसको दोबारा मतलब कि दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर हो जाए। कहानी का सूत्र एक दूसरे में अगर बंद करके चलता है तो कहानी पढ़ने में मजा आता है। क्लाइमेक्स बचता रहता है कि आगे क्या होने वाला, कहानी में क्या हुआ होगा। ये कहानी बड़ी अच्छी होती है, जिसको आप सस्पेंस कह सकते हैं। तो सस्पेंस कहानी में हमेशा बना रहना चाहिए, तो उसी को कहानी कहते हैं। कहानी का उद्देश्य पाठक को मनोरंजन के साथ साथ, यानी पाठक को मनोरंजन तो करे ही, साथ ही साथ में जीवन की सच्चाइयों को भी दिखाए। यानी कहानी का उद्देश्य कुछ होता है जीवन की सच्चाइयों को दिखाना, अनुभवों और मानवीय भावनाओं से अवगत करवाना भी कहानी का उद्देश्य होता है। तो ये कहानी के बारे में मैंने आपको बताया। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा एक परिभाषा आपके लिए तैयार की गई, जिसको आप लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। देखिए बेटा कि कहानी एक संक्षिप्त और संगठित कथानक होती है। एक छोटी घटना होती है और संगठित होती है, सुगुम्फित होती है, और बहुत ही बारीकी के साथ इसको बुना जाता है एक साहित्यिक शैली में किसी लेखक के द्वारा। जिसमें होता क्या है, सीमित पात्र होते हैं, यानी ज्यादा पात्र नहीं, 3-4 पात्र होते हैं, बस उन्हीं पर पूरी कहानी खत्म हो जाती है। घटनाएं भी सीमित होती है, ज्यादा लंबी घटना नहीं होती, छोटी सी घटना का वर्णन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पाठक के हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव यानी इफेक्ट डालना। कहानी पढ़ते समय हमको एक प्रकार, हम उसमें भाव विभोर हो जाते हैं, हम कहानी में एकदम से घुस जाते हैं। जैसे जब आप पढ़ेंगे कहानी, चाहे पंच परमेश्वर कहानी की बात करें, वैसे पंच परमेश्वर कहानी हिंदी की मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी है हिंदी भाषा की, 1916 में प्रकाशन हुआ। तो वो कहानी उनकी थोड़ी सी सरल कहानी है, या उस कहानी को पढ़ने में उतना ज्यादा आपको रोचकता का शायद अनुभव ना हो। जब आप 1936 की लिखी गई कहानी कफन नाम की कहानी, जो उनकी लास्ट कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उनकी पढ़ेंगे। यानी पंच परमेश्वर से लेकर के कफन तक की यात्रा जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की रही, जिसमें लगभग 200 कहानियां इस बीच लिख डाली उन्होंने, कम से कम 20 वर्षों के दौरान। तो आप मान करके चलें, इसी दौरान मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक शैली की बात करें, या उनके ज्ञान की बात करें, या उनके कहानी को बयां करने के नजरिए की बात करें, बहुत कुछ बदलाव आपको दिखता है। और एक परिपक्व कहानी कफन आपको दिखानी पड़ती है। कफन कहानी को आप पढ़ेंगे, एक जबरदस्त कहानी, आप उसमें एकदम से घुस जाएंगे। ठीक है,
ऐसे पूस की रात कहानी आप पढ़ेंगे एकदम से उसमें एकदम से लीन हो जाएंगे। तो ये सब ऐसी कहानियां हैं। तो यही चीज यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये कहानी जो होती बेटा, इसका उद्देश्य क्या होता है कहानी का? पाठक के हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना। और बिल्कुल डालती कहानी। कहानी में लेखक जो होता है सीधे अपने भाव और अपने अनुभव को साझा करता है। ठीक है, क्या करता है लेखक? ने अपने भावों को, अपने अनुभव को साझा करता है किसी उस घटना के साथ। यह हिंदी गद्य का वह रूप है जो मनोरंजन भी देता है, एक संदेश भी देता है और सामाजिक चेतना के लिए भी लिखा जा सकता है कि भाई कि समाज में कोई जो है विसंगति, उस विसंगति को दूर करने के लिए कोई कहानी या व्यंग्य टाइप का बना करके कहानी लिख दी गई। तो कहानी बेसिकली ये होती है। आपको कहानी समझ में आ गया? आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है आपका उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास उपन्यास का अर्थ होता है, उपन्यास वह गद्य विधा है जिसमें लेखक कई पात्रों, कई घटनाओं और सामाजिक परिवेश के माध्यम से, सामाजिक परिवेश भी कई हो सकते हैं इसमें, जीवन की जटिलताओं और वास्तविकताओं को प्रदर्शित करता है। उपन्यास बेसिकली कहानी का भाई मान लीजिए, वो भी बड़ा भाई, 2-3 फुट बड़ा भाई। कहानी 20 मिनट में पढ़ करके समाप्त कर देने वाली गद्य विधा होती है। किसी विदेशी इतिहासकार, मतलब किसी विदेशी कहानीकार ने कहा, विद्वान ने कहा कि कहानी वह गद्य विधा है जिसको 20 मिनट में पढ़ करके एक लेखक खत्म कर देता है और वो पूरी कहानी को समझ भी लेता है। लेकिन उपन्यास जो होता है वो कहानी का बड़ा भाई होता है। उसको पढ़ने में काफी समय लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपका समय लग सकता है। उपन्यास 300 पेज, 200 पेज, 400 पेज, 1000 पेज, 600 पेज के हो सकते हैं। गोदान जैसे उपन्यास को पढ़ने बैठेंगे कम से कम 8-10 दिन लग जाएगा पढ़ने में। अगर ठीक ठाक पढ़ैया हो तो, अगर इसे नॉर्मल हमारे जैसे पढ़ैया हो तो भैया लग जाएगा 2-3 महीना। तब आप जैसे हमारे जैसे पढ़ैया हो, हम तो कुछ मतलब कि आप जान लीजिए कि बस आपकी कृपा है कि थोड़ा बहुत जानकारी जो थोड़ी बहुत हासिल हो जाती है वो आपको बता पाता हूं बस। बाकी मैं विद्वान बिल्कुल भी नहीं हूं और ना ही मेरे अंदर कोई ज्ञान है। फिर भी बस आप लोगों के कहने से मैं पढ़ाता हूं और भगवान अच्छा कर देते हैं और आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और एग्जाम में जो मैं बताता हूं वही आ जाता है। चूंकि मैं मेहनत करता हूं और मेहनत जो व्यक्ति करेगा वो कहीं ना कहीं पे दिखेगा। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे किसी दिन। बहरहाल चर्चा करते हैं उपन्यास पर। तो उपन्यास कहानी, जैसे कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। बाकी सब सारी चीजें एक होती है। जैसे कि उपन्यास में क्या, कहानी में क्या होता है, कहानी में कोई एक घटना होती है, कोई एक परिवेश होता है। उपन्यासों में कई परिवेश, कई घटनाएं और पात्र, कहानी में 3, 4, 5 पात्र हो गए, बहुत अधिक हो गए तो। लेकिन उपन्यास में आप देखेंगे तो कम से कम 10-12 पात्र होते हैं। ठीक है, यानी उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। उपन्यास लंबा चौड़ा भी होता है। उपन्यास में कई सारी कथाएं, कई सारी कहानियां संकलित हो सकती हैं। उपन्यास में कई घटनाएं, कई परिवेश शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से उपन्यास जो होता है कहानी से बड़ा होता है। लेकिन उपन्यास के भी वही कला के तत्व होते हैं जो कहानी कला के तत्व, 6 तत्व इसके भी होते हैं। कथानक यानी उपन्यास जो होते हैं, चंद्रकातना उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है, झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। ऐसे तमाम प्रकार के उपन्यास और आप देखते हैं लिखे गए। तो ये सब उपन्यास जो हैं ये बड़े बड़े, गोदान उपन्यास, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो उपन्यास जो होता है वो बड़ा होता है, उपन्यास लंबा होता है और इसमें कहानी के कई पहलू और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। तो आपको उपन्यास समझ में आ गया क्या होता है। उपन्यास में भी आप देखते हैं जो कहानी कला के तत्व होते हैं, जैसे कथानक हो गया, कथोपकथन हो गया, पात्र और चित्रण हो गया, भाषा शैली हो गई, उद्देश्य हो गया, वातावरण हो गया, ये सब भी इसमें भी शामिल होते हैं जो कहानी में होते हैं। उपन्यास एक विस्तारित कथा रूप होता है जिसमें लेखक जीवन और समाज के विभिन्न रंग और पहलुओं को गहराई से चित्रित करता है। यह पाठक को संपूर्ण अनुभव और सामाजिक सांस्कृतिक समझ प्रदान करता है। हिंदी गद्य में उपन्यास का जो महत्व है इस बात में है कि यह जीवन के वास्तविक अनुभवों को और मानवीय संवेदनाओं को विस्तृत रूप से हमारे समक्ष लाता है। तो उपन्यास जो होता है हिंदी की एक लंबी गद्य विधा है जिसके माध्यम से लेखक समाज के कई पहलुओं को एक साथ मर्ज करके कई घटनाओं को दिखाने का काम करता है, जो कहानी से एक लंबा प्रोसेस होता है। इन्हीं उपन्यासों पर जो है मूवीज वगैरह भी बन जाती हैं। जैसे आप मान करके चलो, अगर मैं एक सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे 1-2 घंटे की पिक्चर जो होती बाबू एक कहानी है। 1-2 घंटे की पिक्चर एक कहानी मान सकते हैं आप। लेकिन आप, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, बाकी एक उपन्यास पर ही मूवी बनती है क्योंकि मूवी में कई घटनाएं शामिल होती हैं। तो एक मूवी मान लेते हैं, कहानी है, और एक वेब सीरीज जो होती है वो एक उपन्यास है जिसके 4-5 सीजन आ गए।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा। तो उपन्यास और कहानी का बड़ा गहरा नाता है। उपन्यास बड़ा भाई है, कहानी उसकी छोटी बहन मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगला प्रश्न है आत्मकथा। तो भैया आत्मकथा को समझने से पहले आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है और हमारी आत्मकथा के साथ जुड़ना है या हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है बेसिकली कहे तो आप जुड़ सकते हैं 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। बहुत कम फीस है, बहुत सस्ती फीस है। इसमें सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे ये सब जो पीछे पीडीएफ चल रहा है ये मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम प्रकार के जो जितनी भी रचनाएं आपकी हैं, जैसे जो भी आपके पंच परमेश्वर हो गया या कहानी जो रोज कहानी हो गई, गैंग्रीन जिसको कहते हैं, या फिर आपकी झूठा सच, मतलब की झूठा सच बोल रहा हूं, झांसी की रानी उपन्यास हो गया, या आपका और भी तमाम कहानियां हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम, या जो निबंध है, जो नाटक है, जो एकांकी है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दीपदान का, इन सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इन सभी के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। यानी एक कंप्लीट सिलेबस जो होगा हिंदी का आपको मिलने वाला है। तो आप जुड़ जाइए। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। इसे आप 3rd सेमेस्टर में है, अपना 3rd लिख करके भेज दीजिएगा। गुरु जी हमारा नाम ये है और हम 3rd सेमेस्टर में है। हमारा विषय जो है, जो अपना विषय का नाम लिख दीजिए। जो भी 3-4 विषय हैं आपके, ठीक है। एक विषय आपका माइनर का होगा, एक मेजर का होगा, मतलब 3 मेजर के या 2 मेजर के होंगे, एक माइनर का होगा, एक को करिकुलर होगा, यानी 4-5 सब्जेक्ट आपके होंगे। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र इसी 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। कैसे जुड़ना है आपको, जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर हम भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी। कितने रुपए बाबू? केवल 100 रुपए फीस आपको जमा करनी है। इसी 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से। वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी। जो क्लास पहले छूट चुकी है आपकी, उसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। उसकी क्लास भी यानी उसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर नहीं दिखती है, वो अनलिस्टेड फॉर्म में है हिंदी की, तो हिंदी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। पूरी सीरियल से उसमें तमाम सारी लेक्चर से उनको आप देखते रहिएगा। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसके साथ साथ अगर जो बच्चे हमारे पढ़ने मतलब कम पढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी समझना चाहते हैं, मॉडल पेपर की व्यवस्था जिसमें क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत सारे आते हैं, उससे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास परीक्षा से एक दिन पहले। इसके अलावा जो है आपका मैराथन क्लास, संपूर्ण सिलेबस को एक में ध्यान में रखकर किया जाएगा। जैसे आज का जो वीडियो है एक मैराथन क्लास ही समझ सकते, क्योंकि इसमें 8 इकाइयों से बनने वाले प्रश्नों को मैंने रखा है। बहरहाल इसमें मेरी जो इंपॉर्टेंस रही है इस वीडियो के माध्यम से, उसमें जो गद्य विधाएं हैं उनका सामान्य पूरा परिचय आपको बताने का प्रयास, ठीक है। तो आप तुरंत जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालय में यही चीजें शामिल है। ये बात आप ध्यान रखिए। हिंदी गद्य आपको पढ़ना है तो आप इस हमारे कोर्स को जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जो भी जहां से भी हो, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है। तो रचनाएं थोड़ी अलग हो सकती है इधर उधर, कुछ विश्वविद्यालय की, जैसे राजस्थान की या फिर अलग बिहार की। बाकी जो हिंदी गद्य में से कहानी वहानी का सब यही पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। और ध्यान रखिए जो है पेमेंट आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपके भैया चलाते हो, आपके घर में कोई चलाता हो, तो आप उनसे फीस जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप ही चले। आत्मकथा, तीसरी रचना है आत्मकथा। क्या है बेटा? देखिए आत्मकथा की बात की जाए, आत्मकथा, आत्म माने अपनी, कथा माने कहानी। अपनी कहानी को जब एक लेखक खुद ही लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। जीवनी का हुए भैया, जीवनी के मतलब होता है जैसे जीवनी, जीवनी, जीवनी जब किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी जाती, जैसे कि मान लेते मोदी जी की जीवनी। अब मान लेते हम लेखक होते अभी, तो हम मोदी जी की जीवनी लिख देते, ठीक है। यानी जब कोई साहित्यकार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध चीजों मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति पर, और प्रसिद्ध लेखक हो सकता है, वो प्रसिद्ध नाटककार हो सकता है, प्रसिद्ध राजनेता हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर कोई साहित्यकार अपनी लेखनी का प्रयोग करके साहित्यिक शैली में उस व्यक्ति की आत्मकथा लिखता है, उस प्रसिद्ध व्यक्ति की, उसको हम जीवनी कहते हैं। लेकिन जब साहित्यकार अपनी खुद की एक प्रकार से पूरी कहानी लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लेखक खुद लिखता है अपने हाथों से अपने बारे में, और जीवनी जो होती है वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में लेखक लिखता है। जैसे हम मोदी जी की अगर एक प्रकार से आत्मकथा लिखेंगे तो वो जीवनी होगी, मोदी जी की जीवनी हम लिखेंगे। मोदी जी अगर खुद अपनी मतलब आत्मकथा लिखेंगे तो उसको आत्मकथा कहेंगे, लेकिन हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो एक प्रकार से जीवनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझे आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है आत्मकथा। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं और अभिषेक बच्चन जी के दादाजी हैं।
मधुशाला नाम की एक काव्य ग्रंथ लिखते हैं, काव्य रचना है। एक घूंट शराब की उन्होंने ग्रहण नहीं की और मधुशाला लिख डाला। ऐसे ऐसे कवि हिंदी साहित्य में हैं कि एक घूंट शराब की पी नहीं और मधुशाला जहां पर शराब मिलती है वहां के बारे में इतनी जबरदस्त और इतनी मार्मिक वर्णन और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 भागों में बटी हुई रचना है, वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, चर्चा करेंगे। और वहीं पर आपके पाठ्यक्रम में आप देखते हैं जीवनी की बात की जाए तो जूठन नाम की एक जीवनी संकलित है। जूठन नाम की आत्मकथा संकलित है आपके पाठ्यक्रम में बेसिकली। और वो आत्मकथा किसकी, दलित विमर्श पर लिखी गई रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की है। ठीक है, दलित विमर्श पर लिखी गई रचना है। तो वो चीज आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी आपका जो है रचना है, बड़ी फेमस रचना है। तो यही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट बता ही दूं आपका संकलित क्या क्या है। जैसे देखिए आत्मकथा अंश में जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है, मैंने आपको सही बताया। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये नहीं आपका जो है वो क्या नाम है, कलम का सिपाही आपकी जीवनी संकलित है। ठीक है, कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं नहीं संकलित है। कलम का सिपाही एक जीवनी है संकलित है। कलम का सिपाही कौन है, कलम का सिपाही किसको कहा जाता है हिंदी साहित्य में, मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल, 300 से अधिक कहानियां लिखी और कई सारे उपन्यास लिखे। मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर हिंदी में उपन्यास और कहानी का युग चलता है। आप सोचो कितने महान विद्वान। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय जी। लमही नाम का एक गांव है, पहले गांव था अब तो कस्बा हो गया है, बनारस के थोड़ा जो है इधर पड़ता है, बनारस के जो है पश्चिम साइड में थोड़ा सा। बेसिकली लमही नाम का जो गांव है वहां पर मैं गया हूं। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पे मैं गया हूं, उनके घर के अंदर मैंने, जहां पर वो लिखते थे, 2 मंजिला का घर बना हुआ पुराने मॉडल का, सफेद कलर से रंगा हुआ है, कुआं है द्वार पर, आप थोड़ा सा देखेंगे। और वहां पर मैं गया और काफी जानकारी युक्त बातें वहां पर मैंने डायरी लेकर के गया था, नोट किया उनके बारे में, तमाम सारी चीजें, लोगों से बातचीत की। एक कुंड था, तालाब था, उस तालाब के पास गया, वहीं पर बैठा करते थे कभी कभी। गांव में अब वहां जब मैं गया तो कठपुतली नृत्य चल रहा था, वो भी मैंने देखा। उन्हीं की जयंती के दिन मैं गया था बेसिकली। आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वहां पर एक शोध संस्थान स्थित है, जिसमें मैं गया था। वहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर का लेक्चर हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है हिंदी विभाग के बेसिकली वहां पर एचओडी मौजूद थे, साथ ही साथ में डीन भी मौजूद थे, आर्ट फैकल्टी के, सब कुछ वहां पर थे। मैं गया था वहां पर। उर्दू विभाग के भी थे, चूंकि उर्दू विभाग पूरा और हिंदी विभाग दोनों मिलकर के करवाते, चूंकि उर्दू विभाग जो है हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू के भी बड़े अच्छे लेखक रहे हैं, उर्दू में पहले रचना लिखा करते थे वो। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। उन्हीं अमृत राय ने एक जीवनी लिखी अपने पिताजी के नाम से, उसका नाम रखा कलम का सिपाही। तो वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कलम का सिपाही। बहरहाल चर्चा करते हैं आत्मकथा, वह गद्य विधा जिसमें लेखक स्वयं के जीवन के अनुभव को, अपने संघर्ष को और अपनी भावनाओं को विवरण करता है, या अपने लेखक का व्यक्तिगत जीवन और विचारों का एक प्रतिबिंब होता है, वो अपने बारे में लिखता है। जैसे कि जूठन नाम की आत्मकथा लिखी ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने, जो कि उनके जीवन के संघर्षों से संबंधित रही है, दलित विमर्श की रचना है बेसिकली ये। आगे देखिएगा, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखी अपने जीवन के बारे में आत्मकथा में लेखक अपनी व्यक्तिगत जीवन गाथा और अनुभव को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह हिंदी गद्य की वह विधा है जो लेखक की व्यक्तिगत दृष्टि और अनुभव को उजागर करती है। इसका उद्देश्य पाठक को लेखक के जीवन और अनुभवों के माध्यम से संदेश और प्रेरणा देने का काम करता है। जब हम किसी महान व्यक्ति की आत्मकथा को पढ़ते हैं या किसी महान व्यक्ति की जीवनी को पढ़ते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से हम आगे की, चाहे पढ़ाई करने की बात हो या किसी क्षेत्र में जिसमें उन्होंने किया है या उनको आदर्श मानते, तो उनकी जब जीवनी वगैरह पढ़ते तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कठिन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लिया और किस तरीके से उनका जीवन बीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली विधा जो होगी तो ये आत्मकथा होगी, अगली विधा जीवनी ही है। जीवनी, ऑटोबायोग्राफी क्या बोलते हैं इसको, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को बोलते हैं और बायोग्राफी बोलते हैं जीवनी को। इसकी अगर बात करें बाबू तो जीवनी वह गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र, उनका नाम है अमृत राय, उन्होंने अपने पिताजी के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कलम का सिपाही नाम का एक जीवनी लिखी, जो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन गाथा को
संदर्भित करता है, उनको उनके बारे में बताता है। ऐसे ही विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगाल के थे, उनके ऊपर विष्णु प्रभाकर नाम के विद्वान ने जीवनी लिखी। कौन सी जीवनी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा नाम की जीवनी किसने लिखी? आवारा मसीहा नाम की जीवनी लिखी बेटा किसने? विष्णु प्रभाकर साहब ने। किसके लिए लिखी? किसके बारे में लिखी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर लिखी एक जीवनी, उसका नाम है आवारा मसीहा। वो जीवनी है। क्लियर? चलिए, इसमें उस व्यक्ति की जन्म, जीवन की घटनाएं, संघर्ष और योगदान को समझाया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं जी, आप कथा लिखना बड़ा आसान है। पूछो काहे? यह लिए चूंकि लेखक जो लिखता है अपने बारे में, जो लिखता है वो खुद ही जानता है बहुत सारी बातें, समाज नहीं जानता, तो जो लिख देता है वही लोग सही मान लेते हैं। आप कथा में अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसको कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन भैया अगर जीवनी में गलती हो ही गए, राम राम, बवाल मची एकदम से। अगर कोनो बड़े व्यक्ति जीवनी लिखे बैठा हो और कोनो दिक्कत आ गया, कोनो जीवनी में थोड़े नई जानकारी इकट्ठा कर पाओ, ऐसे लिख दो, कुछ अपने मन से थोड़ा डाल दो, या थोड़े सोचो कि थोड़ा इसको और बनावटी कर दिया जाए, थोड़ा सा कल्पनाशीलता का प्रयोग कर दे। अब पता चला जिसके बारे में लिखा उसने एकदम से मूड बना लिया है, कैसी लिख दे जीवनी, हटा दो इसको। तो जीवनी लिखते समय आपको एक एक पॉइंट पर फूंक फूंक कर चलना पड़ता है, यानी हर एक मुद्दे पर आपको रिसर्च करनी होती है। किसमें? जीवनी लिखते समय। इसीलिए एक जीवनीकार को हमेशा सतर्कता के साथ लेखन कार्य करना चाहिए। वैसे लेखन कार्य करते समय हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए, लेकिन एक जीवनी लेखक के लिए सतर्कता दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल की में सबसे इंपॉर्टेंट, खास करके जीवनी लेखन कौशल में सतर्कता बहुत जरूरी है। उस लेखक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट ऐसी जानकारी इकट्ठा करें जो कि सटीक हो, उस पर कोई इफ बट ना हो। समझ रहे हैं? वही चीजें हैं जीवनी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए जीवनी की परिभाषा तैयार करके लाया है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही धाकड़ अंदाज में पढ़ा रहा हूं आपको। चले, जीवनी वह गद्य विधा है जिसमें लेखक दूसरे व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उपलब्धियों को स्पष्ट और संगठित ढंग से प्रस्तुत करता है। किस शैली में? साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य में जीवनी का उद्देश्य पाठक को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और प्रेरणा देना होता है, ताकि वह अपने जीवन में उनसे सीख ले और मार्गदर्शन प्राप्त करे, मोटिवेशन प्राप्त करे। अगली रचना आ चुकी है संस्मरण। संस्मरण को समझने का प्रयास करते हैं। संस्मरण, संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण मतलब होता है जो चीजें याद रह गई हो आपको, ठीक है। संस्मरण वह गद्य विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन या किसी विशेष समय की घटनाओं और अनुभवों को याद करते हुए प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक अपनी यादों को और अपनी इमोशंस, भावनाओं को वर्णन करता है। किसी एक घटना, किसी विशेष घटना जो उसके जीवन को आह्लादित कर देती है, उसके जीवन को एकदम से प्रभावित कर देती है, और वह घटना उसको आज भी याद है लेखक को। किसी बचपन की कोई घटना या किसी 10 साल पुरानी कोई घटना हो सकती है, और कोई एक घटना को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो उसके दिमाग या दिल में एकदम से घर बना चुकी है, ऐसी घटनाओं को जब लेखक साहित्यिक शैली का प्रयोग करके, अपनी मेमोरी का प्रयोग करके और याद करके उस चीज को, उस फैक्टर को लिखता है। लेखक की खुद की घटनाएं होती हैं, ये संस्मरण। संस्मरण यानी अपनी घटनाओं को, अपने आपकी जीवन की जो घटनाएं हैं जिससे आपको लगता है कि पाठक को उस घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, उस घटनाओं का वर्णन जब एक लेखक साहित्यिक शैली में करता है उसको बोलते हैं संस्मरण। आत्मकथा जो होती है वो बड़ी होती है, विस्तृत होती है, पूरे जीवन की गाथा होती है, लेकिन एक ऐसी गाथा आपके जीवन की जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित की हो और आपके हृदय को एकदम से प्रफुल्लित या आह्लादित कर दी हो। कोई घटना वो अच्छी भी हो सकती है, वो घटना बुरी भी हो सकती है। उस घटना से समाज क्या सीख सकता है, इसी उद्देश्य के साथ संस्मरण का लेखन किया जाता है। आगे बढ़िए।
मजा आ रहा होगा समझने में। ऐसी हिंदी मेरे हिसाब से आपको इंटर लेवल में या बीए के लेवल में आपके प्रोफेसर वगैरह भी एक साथ में इतनी चीजों को नहीं समझाते होंगे जिस तरीके शुक्ला आईटी पॉइंट के माध्यम से आप हर चीजों को समझ पा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, संस्मरण वह गद्य विधा है बाबू जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों को, अनुभव माने जो उसके फीलिंग्स वगैरह होती हैं जो उसने सीखा आज तक, और घटनाओं को भावात्मक यानी इमोशनल और यथार्थपूर्ण ढंग से यानी कि एकदम से रियलिस्टिक सही ढंग से प्रस्तुत करता है। यह हिंदी गद्य का वह रूप है जो पाठक को लेखक के जीवन और सोच से परिचित करवाता कि लेखक का जीवन में कौन सी घटना घटित हुई होगी और लेखक के जीवन की वह घटना कैसी थी और उस समय लेखक ने क्या किया था। रेखा चित्र, रेखा चित्र की बात करो भैया, रेखा चित्र का हुए समझो यह भाई। रेखा चित्र, अब ये मत समझना कि रेखा चित्र लगा कर दो। रेखा चित्र, रेखा एक हीरोइन का नाम है, अभिनेत्री है, तो उनका फोटो लगा करके आप कॉपी में मत बता दीजिएगा कि भाई रेखा चित्र हो गया। बच्चे कॉपी जब चेक करवाने या कभी कभी कॉपी चेक करने के लिए जब कभी कभी जाते हैं, मतलब कि कभी वैसे मैं जाता नहीं हूँ, एक आध बार दो बार मैं गया हूँ कॉपी चेक करने के लिए, वो भी इंटर लेवल की। तो फिर जैसे जब जाओ तो वहां पर कभी बच्चों की कॉपी आती है, उसमें कई सारी चीजें ऐसी लिखी रहती हैं वो सब कि भाई जैसे मतलब वैसे मेरी जांचने में कभी ऐसा नहीं हुआ है, या फिर कभी मैंने ज्यादा तो मैं गया ही नहीं हूँ, एक आध दो टीचर के साथ वैसे गया हूँ, ज्यादा मैंने कॉपी देखी भी नहीं ना, ज्यादा चेक की है कॉपी। बट जैसे जो और टीचर्स की कॉपी आती है बताते हैं सारे कि बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि मतलब मैं बताऊं आपको, कक्षा 8 में पढ़ रहा था, उसमें आया कि इसमें किसी किसी चीज में अंतर पूछा गया था आपसे, शायद कक्षा 8 या 10 में था, मतलब कक्षा 8 या 10 में था, नहीं 9 में या कुछ में था। अम्ल और क्षार के बीच में क्या अंतर है पूछा गया था। हम कहा अम्ल और क्षार में वही अंतर है जो अंतर जमीन आसमान में है, जो अंतर आकाश पाताल में है, जो अंतर वायु और जल के बीच में है, जो अंतर एक महिला और पुरुष के बीच में है, जो अंतर एक जो है पृथ्वी और मतलब ऐसे जितना जितना अंतर मैंने बता दिया, जल और मतलब पानी, मतलब जो भी जान पाया उसे बना बना के इतना लिख डाला उसके बारे में, एक ही क्वेश्चन लिखे। मतलब जब 9वीं तक मैं पढ़ रहा था एकदम से बिल्कुल गधा था, कुछ नहीं आता जाता था हमको। 9वीं में अगर 50 नंबर का टेस्ट होता गुरुजी 2 नंबर मिलता था हमको, और गुरुजी कम से कम मारते थे कम से कम 5-6 डंडा हमको। और जब कभी कभी गुस्सा करते थे गुरुजी कि तुम इतना ढीले कैसे हो पढ़ने में, इतना बेकार हो, तो एक आध बार तो इतना मारे थे हमको, जो है यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से मारना फिर पैर तक मारते थे हमारे गुरुजी। और ये है कि फिर उसके बाद 10वें में हमारे पिताजी ने कहा कि अगर 10वां फेल हो मुन्ना तो दोबारा ही ना सोचो कि हम पढ़ाई बे, 10वां फेल वही बाद में फिर दे दो कुदार तोरे हाथे में और खेती करे शुरू कर दो, 10 ठो भैंस खरीद दे वही चरायो भैया। वही एक चक्कर पिताजी हमरे इसे बहुत बताइन, तब से 10वीं में पढ़ाई मेहनत करन है, और 10वीं में इतना पढ़ डालन कि 67 रफ 67 रफ 20 वाला उस समय और 10 वाला रफ आता था, तो कुछ 10 वाले थे कुछ 20 वाले थे, केवल गणित की किताब से 1 महीने में मैंने भर डाला था। और वो सब पैसा जो था इधर उधर से मतलब किसी तरीके से मतलब पापा मांग लेन कुछ खाए का, इधर ले लेन उधर ले लेन। 67 रफ 670 रुपए आया, फिर मान लो थोड़ा सा 700-800 रुपए का रफ जो है उस समय 700-800 रुपए बहुत बड़ी बात है। और इतना रुपए मतलब की जो आपका पैंट शर्ट खरीदने के तो वो सब रहने दो, मैं नहीं खरीदूंगा। रफ खरीद करके 1 महीने के अंदर छुट्टी के दिनों में मैंने क्लास 10th की मनोहर रे की किताब आती थी उसको पूरा खत्म कर दिया था। पूरा मनोहर रे मैंने खत्म कर दिया था 1 महीने में, 67 रफ में रिकॉर्ड था। और मैथ की बात की गारंटी था कि पूरे स्कूल में फिर उसके बाद में मेरे से मुझसे तेज कोई बच्चा निकला ही नहीं। मैथ मेरी हाई स्कूल फिर 11 फिर 12 आप भी उसाड़ी सब कुछ एकदम से क्लियर कर देता था। अब आप सोचो कितना बदल गया जीवन। तो ऐसे ही चीजें होती हैं। तो रेखा चित्र का मतलब यहां पर है एक गद्य विधा, रेखा जी के चित्र की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रेखा चित्र वह गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी वस्तु का संक्षिप्त और स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है। स्पष्ट और संक्षिप्त, छोटा कोई भी घटना हो सकती है, किसी वस्तु की बात हो सकती है, किसी वस्तु की, किसी घटना की, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है वो बातें, और संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से एकदम बताता है। यह सरल और संगठित रूप में होता है, इसको रेखा चित्र कहते हैं। छोटा होता, संक्षिप्त होता, रेखाएं इसमें बोलती हैं। रेखा चित्र रेखा चित्रात्मक शैली का प्रयोग करके, जैसे कि आप कोई चीज लिखते हैं, अब चाहो तो उसको खूब लंबा चौड़ा लिख दो, चाहो तो उसको रेखाओं में ऐसे से बांट करके ऐसे से लिख दो। तो जैसे कोई रचना खूब लंबी लिख दो तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन उसी रचना को आप ऐसे स्पष्ट तीर बना करके बढ़िया से लिख दो तो वो आपका सरल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, संक्षिप्त, यानी कि छोटी रचना जो उस घटना को बहुत अच्छे तरीके से बयां कर पाए।
स्पष्ट तरीके से। वो रचना होती है रेखा चित्र। रेखा चित्र हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी विषय का सटीक और स्पष्ट चित्रण करता है। इसका उद्देश्य पाठक को संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी देना होता है ताकि लेखक कम समय में उस घटना के बारे में विधिवत जानकारी और सरल जानकारी प्राप्त कर पाए। ठीक है, रेखा चित्र यही होता है। अगला प्रश्न है आपका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत तो आप जानते होंगे। यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा वृत्तांत वह गद्य विधा है जिसमें लेखक जो होता है अपनी यात्रा के अनुभव को, स्थल को और संस्कृति का वर्णन करता है। यानी कि जब वो यात्रा कर रहा होता, कहीं पर जा रहा होता तो वो चीजें लिखता है। यात्रा वृत्तांत में जैसे पंडित राहुल शंकरत्यान हिंदी के सबसे बड़े यात्रा वृत्तांतकार हैं। राहुल शंकरत्यान जी की बात की जाए तो उनको अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लेखक का मतलब कि माना जाता है, वो उन्होंने लिखा था। पंडित राहुल शंकरत्यान की जीवनी जो है बेसिकली कहीं ना कहीं पे शुरुआत में उनके पिताजी पुरोहिती करते थे और पंडित राहुल शंकरत्यान भी उनको भी पुरोहिती करने के लिए प्रेरित करते थे, उनको भी कथा वथा बांटने के लिए जाया करते थे। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था पंडित राहुल शंकरत्यान जी को, उनको घूमना पसंद था। ठीक है, तो जजमानी जाने का मन नहीं करता था राहुल शंकरत्यान जी का, पंडित जी का। तो उन्होंने भाई कहा कि भाई पिताजी ये मुझे छोड़ो, और जब पिताजी से इस तरीके, पिताजी ने कहा ठीक है बेटा जाओ, तुम आजाद किया से तुमको। फिर देखो फिर ये आजाद पंछी कहां कहां नहीं उड़ा। आचार्य मतलब ये पंडित जो है राहुल शंकरत्यान यात्रा वृत्तांत के एक प्रकार से भारत में यात्रा वृत्तांत का नाम अगर लिया जाएगा, जब भी लिया जाएगा तो पंडित राहुल शंकरत्यान का नाम अमर रहेगा। जैसे जब उपन्यास या कहानी की बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का नाम अमर होता है, जब हम बात नाटकों की करते हैं बेटा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद का नाम अमर है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, यात्रा वृत्तांत की, तो इनका नाम अमर है उसमें। जब हम बात करते हैं रेखा चित्र या संस्मरण की तो उसमें महादेवी वर्मा जी का नाम अमर है, उसमें नाम अमर है श्री राम शर्मा आचार्य जी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यात्रा वृत्तांत आप जान ही गए होंगे क्या होता है। यात्रा वृत्तांत में लेखक अपनी यात्रा और देखी गई चीजों को विस्तृत और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। यह हिंदी गद्य का वह रूप है जो पाठक को अनुभव और दृश्य का सजीव अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, जो उसने देखा सुना उस दौरान, यात्रा के दौरान जो उसको अच्छा लगा उसको उसने लिखते चले गए। ठीक है, आजकल तो आप पहुंच गए तो ऐसे पहुंच गए तो यात्रा वृत्तांत लिखने की जरूरत नहीं। हाय गाइस, मैं आ चुका हूं यहाँ पर, यहाँ पीछे मेरे पहाड़ है, पता चला इसे पहाड़ है, नीचे पैर गिरे, नीचे ठड़क के मोबाइल गए, पनो चला गया वही। तो गाइस कहने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ, आज यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। आज तुम खाना खाओ चाहे ना खाओ, चाहे समोसा खाओ, चाहे पिज्जा खाओ, चाहे बर्गर खाओ। अब गाइस को क्यों बता रहे हो, ऐसे ऐसे बताएंगी तो गाइस के पास मान लेते पैसा ना हो तो गाइस क्या करें, क्या खाएंगे गाइस। इतना ज्यादा इस समय चला है, फेसबुक पर देखो, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं पर खोलो सब लगा हाय गाइस, ये गाइस वो गाइस। उसी में आ चुका भैया ये एआई का फोटो वाला, कभी गिबली कभी जिबली, कभी अब तो आ गया कि एक गोल गोल चक्का पे खड़े रहो, पीछे तुम्हारा वो पूरा एक्सरे एक्सरे बना करके भेज देता है। दुनिया पता नहीं कौन दिशा में जा रही, भगवान ही मालिक है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। नेपाल में देखो दादा, अरे बाप रे बाप, वो भीषण विध्वंस। सोचो, सोशल मीडिया की वो आग पूरे नेपाल जिसमें झुलस रहा है। तो हम लोगों को संभल करके चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जितना कम उपयोग करें और उचित उपयोग करें, अनुचित उपयोग ना ही करें, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। व्यंग, व्यंग का हुए भैया, व्यंग माने से कोनो सरकारी कर्मचारी है, अपने पद पे बैठा, कोनो काम ना हुए, कोनो समाज के कुसंगति, कोनो बेकार चीजें हैं समाज की, उस पर व्यंग कर दो। ऐसा व्यंग करो कि भाई वो बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए, सांपों मर जाए लठियों न टूटे, वही व्यंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे समझो, व्यंग वह गद्य विधा है जिसमें लेखक जो होता है समाज, व्यक्ति या घटनाओं की कमियों और दोषों को हास्य और आलोचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये क्रिटिकल आलोचना नहीं करता है एकदम से दबा करके, डांट डट करके नहीं, एकदम से मौज मस्ती के साथ व्यंग करता है, हंसी हास्य के माध्यम से व्यंग करता है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भोला राम का जीव, पढ़ाएंगे बेटा, भोला राम का जीव पढ़ा दिया भी है मैंने, पहले पढ़ाया भी है लेकिन फिर से पढ़ा दूंगा। भोला राम का जीव, मर जाता है भोला राम, उसका जीव ऑफिस के उसी फाइल में अटका रहता है पेंशन की, सरकारी कर्मचारी होता है, पेंशन नहीं मिली, कई दिन से उसकी सैलरी रुकी हुई थी, देहांत हो जाता है उसका, उसका जो है जीव
यमलोक तक नहीं पहुंचता है। यमराज परेशान है, चित्रगुप्त परेशान है, चित्रगुप्त लेखा जोखा अपना देख रहे हैं कि भैया ये आवा का है ना, ये वही तक का भोला रमवा घरे रहेगा का। यमराज और चित्रगुप्त परेशान है, पूरा ब्रह्मांड स्वर्गलोक में यहाँ विष्णु भगवान से पूछते भैया बताओ गुरुदेव कुछ जुगाड़ करो। विष्णु भगवान कहते भैया तुम्हारे पास किताब है, तू ही देखो कहाँ है कहाँ नहीं, हमसे नहीं। तब नारद जी पहुंचे मैथिना बीड़ा को बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते। नारद जी कहते रुको, मृत्यु लोक जना सर्वे नाना कलेश समन्विता। मृत लोक के जो लोग हैं वो बहुत कलेशों से समाहित, मतलब कि बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं। हो सकता है वहीं पर कहीं पर फंसा हो उसका जीव, मैं जाकर के देखता हूं, मुझे मृत लोक के बारे में बढ़िया जानकारी। यमराज ने कहा प्रभु हमारा तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हमारा यमराज का पद चला जाएगा। प्रभु आते हैं भगवान नारद भैया पूरा जाते हैं। नारद भगवान से भी जो ऑफिस में आते हैं, नारद भगवान कहते हैं कि भैया भोला राम यहीं पर काम करते थे। ऑफिस वाले लोगों ने कहा हाँ काम करते थे भोला राम यहीं पर। तो कहा अच्छा काम करते थे, कहा हाँ। कहा भैया उनकी फाइल कहीं पर अटकी होगी, फाइल बता दो। तो कहा था ये देखो जब तक कुछ माल ना मिले तब तक कुछ बात ना हुई। चपरासी भर बड़े हे बाबू ही साधु साधु महात्मा ही आओ, अरे तू कुछ दियो हमें, हम तार फैले निकलवाए दी थे। होता नहीं सरकारी मतलब ऐसे ऑफिस में होता था। तो सरकारी कामकाज बड़ा विलंब से होता है, उसी विलंबता पर एक व्यंग किया गया भोला राम के जीव के माध्यम से। हरिशंकर परसाई हिंदी के सबसे बड़े व्यंगकार माने जाते हैं, उन्होंने लिखा। तो कहने का तात्पर्य है, तो वहां पर नारद जी जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं भैया हमारे पास कुछ नहीं। तब वो कहता है, साहेब होता है कुर्सी पर बैठा, तो वो कहता है कि महाराज हमारी लड़की का एक कंपटीशन है नृत्य मतलब कि संगीत का, ऐसा करिए कि आप यही बीड़वा दे दीजिए, क्योंकि वो बीड़ा के लिए बोल देते हैं हमको, शाम को उसको बीड़ा देना है ले जा करके, उसको नृत्य करना है, कुछ करना है बीड़ा के साथ। नारद जी का भैया लियो बीड़वा हमारा ले लियो, लेकिन भोला रामो कमवा कहते भोला राम का बता। तो फाइल निकलवाते हैं, फाइल को तो नारद जी फाइल निकलवाते, फाइल से तुरंत जो है फाइल के बाद कहते हैं भोला राम का जीव ये, मतलब भोला राम की फाइल यही है। तब तक भोला राम उधर निकलता है, बोलता फाइल खुलती है, भोला राम का जीव निकलता है, हाँ सरकार मैं यही हूं। इस तरीके से यानी कि एक सरकारी कामकाज के चक्कर में व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा भी हम लोग यमराज नहीं ले जा पाते हैं, उसका जीव जो है इसी सरकारी दफ्तर में फंसा हुआ है। यही व्यंग किया जाता है, यही व्यंग है बाबू, समझ रहे हैं व्यंग, यही होता है व्यंग। व्यंग हिंदी गद्य विधा, हिंदी की वह गद्य विधा है जो समाज की विडंबनाओं और दोषों को हास्यपूर्ण और तीव्र शैली में दर्शाती है। इसका उद्देश्य पाठक को सोचने और सुधार की ओर प्रेरित करना होता है, ताकि वो जो है ऐसा चीज ना करे। नाटक, नाटक किसे कहते हैं बेटा? नाटक, नाटक, नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसमें संवाद और पात्रों के अभिनय के माध्यम से जीवन या सामाजिक घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, कहने का नाटक माने क्या होता है? नाटक का मंचन होता है। पहले नुक्कड़ नाटक होते थे, गली नाटक होते थे, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे समाज में कोई विसंगति है, उस विसंगति को दिखाने के लिए, समाज की कोई ऐसी चीज है जिसको दिखाने के लिए ताकि सारी जनता उसको जान पाए, उसके लिए नाटक का सृजन होता था। गली पे चौराहे पे मंचन किया जाता था उस नाटकों का। ठीक है, तो नाटक जो होता है इसमें क्या होता है? अभिनेता इंपॉर्टेंट होती है, पात्र जो होते हैं एकदम मंच पर आते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं और बातचीत होती है। जैसे ऐतिहासिक नाटककारों में जैसे वृंदावन मतलब कि आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रगुप्त नाटक हो गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक हो गया, ये सब ऐसे नाटक है जो कि ऐतिहासिक नाटक है। मंचीयता की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक उतने अच्छे नहीं है। बाकी आप देखते हो तमाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक आप देखते हैं, तमाम सारे नाटक हैं, जैसे तमाम सारे नाटक हैं, तो वो सब नाटक होते हैं। नाटक में कई दृश्य होते हैं, कई घटनाएं मतलब घटनाएं होती हैं और उन्हीं का एक कहानी का मंचन किया जाता है। नाटक हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक संवाद और पात्रों के माध्यम से, एक पात्र दूसरे कुछ बोलेगा, दूसरा पात्र इसको कुछ बोलेगा, इस तरीके संवाद शैली बड़ी जटिल होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, छोटे छोटे कथोपकथन होते हैं। ठीक है, और किसी विशेष उद्देश्य के साथ नाटक का मंचन किया जाता है। तो जिसमें लेखक संवाद और पात्रों के माध्यम से जीवन और समाज के दृश्य को या समाज को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना भी होता है और सामाजिक संदेश को एक प्रकार से लोगों तक पहुंचाना होता है, किसी विसंगति को दिखाना होता है, किसी कमी को उजागर करना होता है, किसी अच्छाई को दिखाना भी होता है। नाटक ये होता है। नाटक का छोटा भाई होता है एकांकी। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं और कई दृश्य होते हैं। बेसिकली एक अंक में 2-3 दृश्य हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है
और उसमें कई सारे दृश्य होते हैं, यानी पर्दा हटता है, एक दृश्य आया, फिर पर्दा फिर चला गया, फिर दूसरा दृश्य आ गया, फिर पर्दा हटा, फिर तीसरा दृश्य आ गया। ये होता है 3 दृश्य। एक अंक के नाटक में 3 दृश्य या 4 दृश्य हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होता। एक अंक की छोटा नाटक है और नाटक बड़ा होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, एक अंक में कई दृश्य भी हो सकते हैं। एकांकी, एकांकी वह नाट्य रूप होता है जिसमें, जैसे एकांकी, जैसे एक घूंट एकांकी है, ठीक है। एक घूंट एकांकी हिंदी की पहली एकांकी है। 1929 में जयशंकर प्रसाद ने पहली एकांकी लिखी एक घूंट नाम से, ठीक है। एकांकी वह नाट्य रूप है जिसमें केवल एक मुख्य पात्र के माध्यम से कहानी या घटना का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि कोई एक कहानी या कोई घटना होती है और इसको एक ही अंक में प्रस्तुत होता है। दृश्य कई हो सकते हैं। एकांकी हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें सिर्फ एक पात्र और सीमित स्थान समय में घटनाओं का प्रभावी चित्रण किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है भावात्मक और नैतिक संदेश पाठक दर्शक तक पहुंचाना। जैसे दीपदान एक एकांकी है, जैसे लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है, चर्चा करेंगे हम, ठीक है। ये सब हो गया एकांकी। अब ये हो गया आपका भैया अति लघुत्तरी लघुत्तरी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको समझा करके बताया। अब आगे अगले क्वेश्चन सब देखेंगे। कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कहानी की अगर बात है तो मैं समझा चुका हूं कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, सब कुछ आपको बता चुका हूं, पूरी गतिविधियों का परिचय आपको दे चुका हूं। अब तीव्र गति से मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, इन चीजों को, ठीक है, परेशान ना हो। समझो बेटा, कहानी संक्षिप्त होती है, यानी छोटी होती है, और उपन्यास जो होता है लंबा होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है, ठीक है। क्लियर, पहला अंतर कहानी और उपन्यास में। दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर यह है कि कहानी में पात्रों की संख्या सीमित यानी कम होती है, और उपन्यास में कई पात्र और उपपात्र भी होते, कई सारे पात्र होते, कहानी लंबी होती है, एक पात्र दूसरे पात्र से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, इस तरीके से कई पात्र होते हैं और कई उपपात्र भी होते हैं, यानी पात्रों की संख्या इसमें बहुत सारी होती है। कहानी का कथानक जो होता है केंद्रित होता है, कहानी में एक ही कहानी होती है, बेसिकली एक ही कथानक पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, और कहानी में उसी कथानक के इर्द-गिर्द पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, एक ही घटना पर आधारित होता है जो कहानी होती है, जबकि उपन्यास जो होता है कई घटनाओं और कई उपकथाओं को शामिल करता है, यानी उपन्यास इस तरीके से होता है। चौथा अंतर देखो, चौथा अंतर यह, कहानी में स्थान और समय सीमित होता है। क्या बेटा, कहानी में स्थान जो होता है और समय ये क्या होता है, सीमित होता है, जबकि उपन्यास में विस्तृत समय और विभिन्न स्थानों का विवरण होता है, यानी कहानी जो होती है किसी एक परिवेश की एक घटना पर आधारित होती है, ठीक है, और पात्र सीमित होते हैं, लेकिन जो ये होता है उपन्यास, ये विभिन्न स्थानों का और विस्तृत समय में, यानी काफी समय की घटनाएं होती हैं और काफी विवरण होता है इसमें। अगला अंतर, कहानी में घटनाएं तीव्र गति से घटती हैं, बहुत जल्दी जल्दी पूरी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जबकि उपन्यास में घटनाओं की गति धीरे धीरे और विस्तार से होती एकदम से, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कहीं आप मुंशी प्रेमचंद जी के निबंधों को, मतलब उपन्यासों को पढ़ें तो और धीरे धीरे कहानी बढ़ती है आगे, ठीक है। अगला अंतर, कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना या शिक्षा देना। उपन्यास जो होता है वो सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक संदेश भी देता है, ये बात ध्यान। जैसे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है, शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी का। अज्ञे जी बेसिकली मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अज्ञे जैनेन्द्र कुमार, झूठा सच उपन्यास लिखा यशपाल साहब ने, ठीक है, पाकिस्तान और उससे भारत की त्रासदी से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न, एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। एक अंकी और नाटक में क्या अंतर होता है, अभी सब कुछ आपने समझा है। देखिए भाई, एकांकी और नाटक के बीच में अंतर। पहला अंतर, एकांकी एक ही दृश्य में घटित होता है या एक ही अंक में घटित होता है, दृश्य हो सकते हैं, एक आध दो हो सकते हैं। नाटक में कई दृश्य और कई चरण होते, कई अंक होते, कई दृश्य भी होते हैं। नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है, जैसे कि कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है, ऐसे एकांकी छोटी होती है और जो है नाटक बड़ा होता है। एकांकी में पात्र कम और मुख्य ज्यादा होते हैं, मतलब कि एकांकी में पात्र कम होते हैं और मतलब पात्र कम और मुख्य होते हैं, यानी पात्रों की संख्या बिल्कुल लिमिटेशन में होती है, और जो पात्र होते हैं वो एकदम से इंपॉर्टेंट पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं। नाटक में कई पात्र होते हैं, सहायक पात्र भी इसमें शामिल होते हैं मुख्य पात्रों के अलावा। तीसरा अंतर, एकांकी का आकार छोटा होता है और संक्षिप्त होता है, जबकि नाटक का आकार लंबा और विस्तृत होता है, ठीक है। चौथा अंतर समझिए, एकांकी में घटना केंद्रित और सटीक होती है, एकदम से जो भी एकदम सटीक सटीक बात होती है। नाटक में उपकथाएं और विस्तृत संवाद भी हो सकता है। अगला अंतर है, एकांकी में संदेश और सामाजिक व्यंग मुख्य होता है, यानी इसमें कोई संदेश होता है एकांकी में,
और सामाजिक व्यंग्य के रूप में उसी संदेश को बताया जाता है। नाटक में मनोरंजन और संदेश दोनों एकदम से विस्तृत तरीके शामिल होते हैं। एकांकी का प्रभाव तुरंत और तीव्र होता है। एकांकी को तुरंत देख करके तुरंत उसका प्रभाव पड़ जाता है व्यक्तियों पर, जबकि नाटक में पाठक और दर्शक पर प्रभाव धीरे धीरे करके पड़ता है। जैसे जैसे वो नाटक को देखते जाते हैं उसी में रमते जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे पड़ता है, जबकि एकांकी तुरंत देखते हैं तुरंत उसका प्रभाव भी पड़ जाता है। तो एकांकी और नाटक का ये अंतर हो गया। अगला अंतर देखो बाबू, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है। तीसरा अंतर, रेखा और संस्मरण में क्या अंतर होता है। रेखा चित्र और संस्मरण में देखिए, रेखा चित्र की अगर बात की जाए तो रेखा चित्र जो होता है संक्षिप्त चित्र होता है। इसमें बहुत कम शब्दों में किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटनाओं के बारे में, किसी चीज के बारे में वर्णन करता है एक लेखक, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। जबकि जो संस्मरण होता है वो विस्तृत व्यक्तिगत अनुभव प्रस्तुत होता है। कि इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, अपनी खुद की चीजों के बारे में लिखता है, अपने बारे में लिख सकता है और अपनी किसी घटना के बारे में जो उस घटना को उसको याद दिलवाती बार बार, उस घटना के बारे में लिखता है और विस्तार से भी लिख सकता है। ठीक है, आप कथा छोटी होती है लेकिन हाँ उस घटना को विस्तार से लिखता है। लेकिन उसी घटना को अगर एक मतलब रेखा चित्र शैली में लिखा जाएगा तो वो रेखा चित्र में यानी छोटी बार मतलब कम शब्दों में लिखा जाएगा और वो कोई भी घटना हो सकती है, वो हम अपने जीवन से भी हो सकती है संबंधित और दूसरे के जीवन से भी संबंधित हो सकती है। लेकिन संस्मरण केवल अपने जीवन से संबंधित घटनाएं होती हैं, रेखा चित्र दूसरे के जीवन से भी संबंधित हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, रेखा चित्र में तथ्यात्मक यानी एकदम फैक्चुअल और सरल विवरण होता है, यानी जानकारी एकदम सरल होती है और साफ सुथरी होती है, सही सही होती है। संस्मरण में लेखक की व्यक्तिगत भावनाएं और दृष्टिकोण शामिल होता है। इसमें घटनाएं हो सकती थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके, थोड़ी सी अपने बारे में बता भी सकता है लेखक, लेकिन रेखा चित्र में बिल्कुल सटीक होती है। अगली बात, रेखा चित्र में घटना या पात्र का मुख्य रूप उभारा जाता है। जो घटना होती है, पात्र होते हैं, उसका मुख्य रूप उभारा जाता है। संस्मरण में घटना का संपूर्ण विवरण जो है दिया जाता है और स्मृति दी जाती है ताकि पूरी घटना को समझ पाए। चौथा अंतर होता है, रेखा चित्र में सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ सीमित होता है, जबकि संस्मरण में जीवन और समाज का व्यापक चित्र दिखाई पड़ता है। कभी कभी रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर कर पाना मुश्किल सा होता है, क्योंकि रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी आपको मिलते हैं। जैसे जब आप स्मृति की रेखाएं या अतीत के चलचित्र या गिल्लू ऐसे तमाम प्रकार के रचनाओं को आप देखते हैं महादेवी वर्मा जी के, तो पता ही नहीं चलता कि ये रेखा चित्र है या संस्मरण है। इसीलिए उनकी रचनाओं को रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहा जाता है। उनकी दोनों विशेषताएं विद्यमान रहती है। रेखा चित्र पाठक को संक्षेप में जानकारी देता है, संस्मरण जो होता है पाठक को जीवंत अनुभव और गहरी समझ प्रदान करता है। रेखा चित्र का उद्देश्य जानकारी देना होता है, संस्मरण का उद्देश्य होता है अनुभव साझा करना अपने, ठीक है, जानकारी देना नहीं, अपने अनुभव को पाठक तक साझा करना और भावनाएं जागृत करना अपने जीवन की, जो भी उसके हृदय को आज भी जो है प्रभावित करती है। अगला अंतर है आत्मकथा और जीवनी को लेकर के। आत्मकथा और जीवनी में क्या डिफरेंस है, देखिए, आत्मकथा लेखक स्वयं का जीवन लिखता है इसमें। जीवनी जो होती है लेखक किसी अन्य व्यक्ति का जीवन लिखता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना जीवनी कहलाती है। और वो अन्य व्यक्ति कोई फेमस पर्सनालिटी होगा, ऐसे आयरे गहरे की जीवनी नहीं लिखी जाती है, बहुत बड़े व्यक्तियों की जीवनी लिखी जाती है। ठीक है, लेखक जो होता है स्वयं के बारे में अपना लिख सकता है जो है। ठीक है, दूसरा अंतर लिखिएगा, आत्मकथा में लेखक जो होता है उसकी व्यक्तिगत भावनाएं और दृष्टिकोण शामिल होता है और व्यक्तिगत तरीके से वो लिख सकता है, जबकि जीवनी में लेखक बाहरी दृष्टिकोण अपनाता है और वो जो होता है अपने दृष्टिकोण को नहीं लिखता, वो जिसके बारे में लिखना होता है उसके दृष्टिकोण, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। तीसरा अंतर होता है आपका, आत्मकथा में लेखक के अनुभव सटीक और प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि जीवनी में लेखक दूसरों से प्राप्त जानकारी का प्रयोग करता है। लेखक क्या करता है, जीवनी लिखते समय वो दूसरों जाकर के पूछता है, जानकारी ग्रहण करता है कि कैसे रहा होगा, क्या रहा होगा, पूरा जानकारी ग्रहण करके तब लिखता है वो। जबकि जब आत्मकथा लिखने के लिए कोई बैठता तो वो खुद ही जानता है अपने बारे में, तो खुद ही लिखता है। कुछ गलत भी हो गया तो उसको कोई रोकने टोकने वाला आत्मकथा लेखक को नहीं होता, लेकिन जीवनी लेखक को कोई रोकने टोकने वाला होता है। अगर उसके बारे में गलत लिख दिया या कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, लेखक को नहीं पसंद आया जिसके बारे में लिखा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। आत्मकथा में भावात्मक अभिव्यक्ति अधिक होती है, यानी आत्मकथा में क्या होता है, इमोशनल चीजें ज्यादा आप लिख सकते हैं, क्योंकि इमोशन जो होता है वो एक लेखक किसी दूसरे के इमोशंस को उतना सटीक तरीके से नहीं समझ पाता। जैसे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आप, या आपका जो अनुभव होगा उस घटना में आपने कैसी क्या फीलिंग करी होगी, वो शायद आप उतने अच्छे तरीके से न जान पाए जितने अच्छे तरीके से वो खुद जानेगा। समझ रहे हैं, यानी तो एक जीवनी लेखक जो होता है वो उतना इमोशंस को नहीं पकड़ पाता, वो फैक्ट को पकड़ता है, लेकिन एक आत्मकथा लेखक वो अपने इमोशंस को पकड़ लेता है। ऐसे ही संस्मरण जो होता है वो
इमोशंस को पकड़ता है, जबकि रेखा चित्र जो होता है वो तथ्यों को पकड़ता है, सत्य को, फैक्ट को पकड़ता है। आत्मकथा में भावात्मक अभिव्यक्ति अधिक होती है और जीवनी में तथ्यात्मक और निरपेक्ष अभिव्यक्ति होती है, बिना किसी लाग लपेट के। अगला अंतर लिखिएगा, आत्मकथा का उद्देश्य अपने जीवन का साक्ष्य और अनुभव साझा करना है, जबकि जीवनी का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की सामाजिक या ऐतिहासिक महत्वता को बताना होता है। ठीक है, अगला अंतर आपका है, अगला प्रश्न है, मतलब अगला अंतर है, आत्मकथा लेखक के मन में, आत्मकथा लेखक के मन और विचार की गहरी अंतर्दृष्टि देता है। आत्मकथा लेखक के मन और विचारों की गहरी अंतर्दृष्टि देती है। जीवनी केवल बाहरी घटनाओं और उपलब्धियों को विवरण, एक प्रकार से विवरण के रूप में देखा जाता है, यानी कि ये बाहरी घटनाओं का विवरण होता है जीवनी, जबकि वो आंतरिक विचार और मन की जो भावनाएं हैं वो भी आत्मकथा में उकेरी जाती हैं। अगला अंतर आपका है, लिखिएगा, व्यंग और निबंध में क्या अंतर होता है, समझने का प्रयास करें। व्यंग और निबंध में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि व्यंग और निबंध में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पहली बात तो उद्देश्य में ही अंतर होता है। व्यंग का उद्देश्य कुछ और होता है, निबंध का उद्देश्य कुछ और होता है। व्यंग जो होता है समाज या व्यक्तियों की बुराइयों, कुत्सित व्यवहार और दोषों पर हास्यपूर्ण या तीव्र आलोचना करता है। कौन? व्यंग। जबकि निबंध जो होता है किसी विषय पर लेखक के विचार, दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें एक प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी होती है और उसमें क्या होता है, उसमें बुराई या कोई कुत्सित व्यवहार है या कोई दोष है, उस दोषों के बारे में लिखा जाता है और ये एक प्रकार से किसी घटना, किसी चीज के बारे में विस्तार से लेखन कार्य किया जाता है। ठीक है, और उन्मुक्त होकर के, बंधन मुक्त होकर के निबंध को लिखा जाता है। निबंध की परिभाषा तो बताना भूल ही गया था मैं। निबंध, नी माने होता है एकदम से निश्चिंत होकर के, बंधन माने बंधन, बंधन मुक्त होकर के जब कोई लेखक किसी पुस्तक पर, जैसे मानते ये लोटा है, अब इस लोटा पर मैं अगर निबंध लिखना चाहूं तो मैं इस लोटा पर लिख दूंगा। अशोक के फूल पर निबंध लिखा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। मित्रता, एक पॉइंट, निबंध लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। कुटज नाम का एक वृक्ष, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा निबंध। निबंध किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी घटना पर, किसी भी चीज पर आप लिख सकते हैं, अपने ज्ञानवर्धक बातों को उसमें बयां कर सकते, जितनी ज्ञान हो उतना ज्ञान उसे पिरो दो आप निबंध में। निबंध में बंधन मुक्त होकर के एकदम से खुला, जितना मन कहे उतना लिखते चले जाओ, तो निबंध होता है। लेकिन साहित्यिक शैली का प्रयोग हो, अगर साहित्यिक शैली का प्रयोग नहीं होगा तो उसको लेख कहेंगे, निबंध नहीं कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी अंतर हुआ तुरंत फटक जाता है बात, समझ रहे हो ना बेटा। चलिए, शैली, अब देखो शैलियों में अंतर है, व्यंग और निबंध दोनों शैलियों में अंतर है। व्यंग की शैली तंज, कटाक्ष और सारगर्भित व्यंगपूर्ण भाषा का उपयोग होता है, जबकि निबंध में सरल भाषा, अस्पष्ट भाषा और तर्कसंगत भाषा का प्रयोग होता है। ये भी अंतर। पात्र और घटनाओं के बीच में भी अंतर आपको दिखता है व्यंग में। देखिए, व्यंग, व्यंग की अगर बात करें बाबू, तो व्यंग जो होता है काल्पनिक या वास्तविक पात्रों के माध्यम से समाज की जो कमियां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को उजागर किया जाता है, चाहे वो काल्पनिक पात्रों के माध्यम से हो, चाहे वास्तविक पात्रों के माध्यम से हो। जबकि निबंध जो होता है घटनाओं या विषयों को विवेचनात्मक और तर्कसंगत विवरण प्रस्तुत करता है किसी भी चीज के बारे में, ये होता है निबंध। अगला अंतर है भावात्मक प्रभाव। व्यंग की अगर बात की है तो पाठक को सोचने और हंसने पर मजबूर कर देता है ये पाठक, ठीक, पाठक को। और निबंध जो होता है पाठक को जानकारी देता है, समझ बढ़ाता है, उसको मनन करने के लिए चिंतित, मतलब प्रेरित करता है, वो मनन चिंतन करने पर मोटिवेट होता है एक लेखक। ठीक है, अगला है आपका रचना का स्वरूप। सॉरी सॉरी, तो रचना का स्वरूप, व्यंग जो होता है अक्सर संक्षिप्त यानी कि छोटा होता है, सजीव और तीखी होती है इसकी वाणी जो होती है व्यंग की। व्यंग की वाणी किसी को कुठारा, मतलब किसी को जो है नुकसान, मतलब किसी को कष्ट भी पहुंचा सकती है व्यंग से। व्यंग से किसी को कष्ट होता है, किसी को फायदा होता है। वैसे फायदा ज्यादा लोगों को होता है, कष्ट किसी किसी को होता है। लेकिन निबंध जो होता है वो सभी को प्रभावित, निबंध में कोई चीज, मतलब ज्यादा घटनाएं, उसमें दिक्कत नहीं होती किसी को। विषय अनुसार लंबा और संक्षिप्त होता है, पर तर्कपूर्ण व्यवस्थित होता है, इससे किसी को कोई दिक्कत का नहीं सामना नहीं करना पड़ता। संदेश की अगर बात की जाए तो व्यंग जो होता है समाज में सुधार की चेतना और आलोचनात्मक सोच उत्पन्न करता है, जबकि निबंध जो होता है विषय का विस्तृत ज्ञान, विवेचन और सोच को प्रस्तुत करता है। ये सब अंतर हो गया। अगला अंतर आप देखिएगा, यात्रा वृत्तांत। प्लीज वेट अ मोमेंट।
थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो बाबू। चलिए, वीडियो को प्लीज लाइक करें। मैं भी चाहूं तो 60 वीडियो, कम से कम 20-25-60 वीडियो एक दिन में शूट हो जाएगी, ठीक है, वही डाला करूं, उससे भी पैसा आएगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं आपको 60 वीडियो एक भी नहीं शूट कर पाता जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं इसीलिए आपके लिए मैं कि ताकि आपके एग्जाम वीडियो, अभी ये इसी वीडियो को मैं चाहता तो एक वीडियो में कहानी, एक में वो, एक में ये पढ़ा करके आपका कम से कम 10-12 वीडियो बना लेता, और उस पे इससे ज्यादा पैसा आएगा लंबी वीडियो से। लेकिन लंबी वीडियो क्या होगा, उसमें आप ढूंढ नहीं पाएंगे। लंबी वीडियो से क्या होगा कि एक ही वीडियो में आप सब कुछ जान पाएंगे, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को इतना आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा बुरा लगता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में क्या अंतर होता है समझने का प्रयास करें। उद्देश्य में अंतर देखिए, यात्रा वृत्तांत लेखक की यात्रा के अनुभव और स्थल विवरण को प्रस्तुत करता है, जबकि संस्मरण जो होता है लेखक के जीवन की किसी कालखंड या घटना का व्यवस्थित वर्णन करता है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत जो होता है, अगला अंतर विवरण और प्रकार। यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें बाबू, यात्रा वृत्तांत जो है भौगोलिक, ऐतिहासिक और परिस्थितियों का स्पष्ट वर्णन करता है, जबकि संस्मरण जो होता है वो भावात्मक, मानसिक और व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, जो उसको याद रह जाते हैं लेखक को, उसका विवरण करता है। जबकि बात की जाए यात्रा वृत्तांत केंद्र बिंदु का अंतर, देखिए यात्रा वृत्तांत जो है यात्रा स्थल और घटनाओं को दिखाता है, बताता है। संस्मरण जो होता है लेखक के अनुभव को, विचार को और स्मृतियों को बताता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका, मतलब अगला जो है अंतर भावात्मक और व्यक्ति भी अंतर देखने में। जैसे यात्रा वृत्तांत तटस्थ और तथ्यात्मक होता है, यात्रा वृत्तांत में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो एकदम से वही होती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। या संस्मरण में क्या होता है, भावपूर्ण और व्यवस्थित व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, लेखक अपने बारे में जब लिखता है तो वो थोड़ा बहुत जो है व्यक्तिगत हो जाता है, तो उसमें लेकिन यात्रा वृत्तांत एकदम से तटस्थ होता है। लंबाई और संरचना में भी डिफरेंस है, यात्रा वृत्तांत सामान्यतः व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है, ठीक है, जबकि संस्मरण जो होता है लेखक की स्मृति और अनुभव के अनुसार लचीला और विविध प्रकार का हो सकता है संस्मरण, जबकि यात्रा वृत्तांत व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रभाव में भी अंतर आपको देखने को मिलता है, यात्रा वृत्तांत पाठक को यात्रा स्थल की जानकारी और दृश्य अनुभव करवा देता है, साथ ही साथ में संस्मरण जो होता है पाठक को लेखक के जीवन और मानसिक अनुभव से जुड़ने का अवसर देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। बाकी और भी तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैंने रखा है इस पीडीएफ में, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ना है, देखिए ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का परिचय देते हैं, उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है ये, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका चुका है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त देख लीजिए। ये पूरा एक प्रकार से विस्तृत नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा, अगला प्रश्न भी आपका तीसरा नंबर, देखिए हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास कैसे हुआ, नाटक का उद्भव विकास कैसे हुआ। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन आपके चौथा, आधुनिक व्यंग्यकारों में हरिशंकर प्रसाई का स्थान क्या है। तो सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा, सारे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, सारे जो है चीजें आपको मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलता रहेगा। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है आपके लिए, ठीक है। अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। मात्र 100 रुपए में सब कुछ अगर मिल रहा है तो आप सभी को जुड़ना चाहिए, और जल्दी जुड़ना चाहिए, क्योंकि देर ना करें, क्योंकि यहाँ पर सीमित समय के लिए है। अगर जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा। स्कैनर तुरंत जैसे एसएमएस करेंगे आप इतना चीजें, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, या किसी दूसरे से भी जमा करवा देना। जैसे आप चाय समोसा खाने जाते हो, जैसे स्कैनर होता है पेमेंट कर देते हो, ऐसे ही पेमेंट करना होता है। उसी स्कैनर पर आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, करवा सकती हैं, ठीक है। तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास वाले लिंक से जोड़ा जाएगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, वहीं पर लाइव क्लास की लिंक आएगी, वहीं पर आपको तमाम सारे जो प्लेलिस्ट की वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सीरियल से, साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ आपको मिलेंगे। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, केवल हिंदी का मिलेगा 100 रुपए में। हिंदी के साथ साथ आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी, 4 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो बहुत चीजें आपको मिलने वाली यहाँ पर, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 91 61 93 60 62 पर, इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर एसएमएस कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए। ये 62 ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है,
91 193 62 SMS कर दीजिएगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में, एक सेमेस्टर यानी पूरा थर्ड सेमेस्टर केवल 100 रुपए फीस में। फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपके लिए फिर से 100 रुपए लगेंगे। और आप नहीं चाहते कि हम फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का इकट्ठा जुड़ना चाहते तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए फीस और कम रखी गई है। अगर आप देखें, बता ही दूं आपको, अगर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो अभी के लिए बेसिकली उसके लिए ऑफर रखा गया है कि मात्र मात्र 150 रुपए में उसको पूरा एक साल पढ़ाया जाएगा, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ उसको मिल जाएगा मात्र 150 रुपए फीस में। लेकिन अगर आप एक सेमेस्टर का जुड़ेंगे तो आपके लिए 100 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स और सब कुछ मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में, सभी सब्जेक्ट का। को करिकुलर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसका पूरा विस्तार से मिलेगा, कम से कम 8-10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का।